बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम वो जो प्रीवियस हमारी डिस्कशन थी जिसमें हमने फाउंडेशन पे बात की थी और मॉडर्न नेटवर्किंग की क्या फाउंडेशन है और क्या लिमिटेशंस है हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्किंग की, उसी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं हम, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है प्रोग्रामेबल नेटवर्क्स का। तो इस वजह से हम थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने बनाना है कि हमारे पास जो प्रोग्रामेबल नेटवर्क्स हैं अभी जो करंटली स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोग्रामेबल नेटवर्क्स हैं, तो वो उसकी क्या वजह है कि हमें इतनी नया एक बिल्कुल नया पैराडाइम हमारे पास आया है और उसके अंदर जो बिल्कुल ही डिफरेंट आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है एग्जांपल है कि हमारे पास एक आर्टिकल है उसके बारे में, उसके ऊपर डिस्कशन है कि AT&T जो है ना, आइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी कॉस्ट सेविंग विद न्यू नेटवर्क डिजाइन। तो AT&T ने बेसिकली उसके ऊपर एक फाइंडिंग्स हैं कि वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर 18 महीने के बाद वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज, उसके अंदर जो है वो चेंजेस लेके आते थे। मिसाल के तौर पर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका था, जिसके अंदर स्विचेस थे, जिसके अंदर राउटर्स थे, वो हर 18 महीने के बाद जो है ना उनकी डिमांड चेंज होती थी। कोई उनको नई सर्विसेज की ज़रूरत है, कुछ नए उनको बैंडविड्थ इंक्रीज हो गई है, उनके जो इंटरफेसेस हैं वो चाह रहे हैं कि उसको अपग्रेड करें। नेट जो राउटर्स जो हैं उनके अंदर वो फंक्शनैलिटी, उनकी जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करने, या उनकी हार्डवेयर डिज़ाइन इस तरह से है कि वो लिमिटेशन है। तो क्या होता था कि हर 18 महीने के बाद जो है उनको अपग्रेड करना पड़ता था पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो उसमें उनको चेंजेस करनी पड़ती, हार्डवेयर चेंज करनी पड़ती। तो उसका क्या नुकसान था, ये बेसिकली उसी बात की जो है ना हम बात कर रहे हैं, जो हमने इस पे पहले भी डिस्कशन की है, कि हमारे पास इस वो जब चेंज करते थे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, चेंजेस लाते थे, अपग्रेड करते थे, तो बिलियंस ऑफ US डॉलर जो है उनको सिर्फ अपग्रेड करने में लगते थे। मिसाल के तौर पे एक टॉप ऑफ द लाइन जो आपका सिस्को का स्विच है वो 27,000 US डॉलर का है, ठीक है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर आप देख लें तो ये फिर और महंगा हो जाता है। और इसी तरह से ये तो सिर्फ कास्ट होगी, इसके अलावा जो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं अपग्रेडेशन के अंदर, नेटवर्क के अंदर नए स्विचेस को जो है उनको अपग्रेड करना, पुराने को हटाना, नए को लगाना, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इस तरह की सारी चीज़ें, तो उसमें भी बड़ा खर्चा है। तो इसी वजह से AT&T या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेस करता है, वो सारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसको उसको उनको बहुत ज़्यादा जो है लॉस हो रहा है। जब वो अपग्रेड करते हैं तो बहुत कॉस्ट आती है, फिर उसकी मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें, तो वो भी इसी तरह की मतलब वो चाहते थे कि ऐसा हमारे पास आर्किटेक्चर हो, जो हमारे पास करंटली जो स्टेट ऑफ द आर्ट SDN आर्किटेक्चर है उसके अंदर ये उसकी एट्रीब्यूट्स हैं कि उसके अंदर आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है जो कि ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर आपको वेंडर स्पेसिफिक डिवाइसेस ही और आपने उनको चेंज ही करना है। और जो इसके मुकाबले में जो कि सिस्को का स्विच जो है 27,000 US डॉलर का है, उसके मुकाबले में जो SDN इनेबल्ड स्विच आप कह रहे हैं, SDN की जो स्विचेज हैं वो $11,000। तो उसमें और उसमें बड़ा फर्क है, कहाँ यहाँ $11,000 और कहाँ 27, मतलब बहुत ज्यादा कास्ट में इस तरह बेसिक जो है उसकी कास्ट में भी डिफरेंस। इस तरह से ये आप देख लें आपके सामने जो प्रोग्रामेबल जो करंटली हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न प्रोग्रामेबल नेटवर्क्स हैं, उसके अंदर उसके आने से पहले हमारी जो नेटवर्क इंडस्ट्री थी 2007 में, ठीक है, उस वक्त तक ये हमारे पास जो एक राउटर है ये उसकी हार्डवेयर के बारे में बता रहा जा रहा है कि हमारे पास सबसे टॉप पे अगर आप देख लें तो राउटर में आप कह लें कि एप्लीकेशन राउटिंग मैनेजमेंट और मोबिलिटी मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, VPN, ठीक है, ये चीज़ें। और उसके नीचे फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और स्पेशलाइज हमारे पास हार्डवेयर है। तो जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर, वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके अंदर
जो कोड का साइज है और वो कम्प्लेक्स होता जा रहा है। जो आपके iOS है, जो आपका राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होता जा रहा है। उसके अंदर मिलियंस ऑफ लाइंस का कोड है उसके अंदर, और वो तकरीबन 5400 RFC जो है ना, वो उससे वो मैनेज हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया हमारे पास ट्रेडिशनल राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर इसी तरह से जो आपके पास हार्डवेयर है, वो उसके अंदर जो है आपकी आ जाती है, उसकी रैम आ गई और उसकी और प्रोसेसर हो गए, तो वो जो हार्डवेयर है वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर हंग्री है ट्रेडिशनल राउटर के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोड है जो आर्किटेक्चर है उस लिहाज से। तो बहुत सारे जो कम्प्लेक्स फंक्शंस हैं वो आपके ट्रेडिशनल नेटवर्किंग आर्किटेक्चर के अंदर वो एक ही डिवाइस, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो सारे कम्प्लेक्स फंक्शन जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, इसी तरह से मल्टीकास्ट फंक्शनैलिटी है और सर्विसेज हैं आपकी, तो वो सारी नेट फायरवॉल्स हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, वो सारी की सारी जो है ना वो उसमें जो आपके पास नेटवर्किंग डिवाइस है उसके अंदर उन्होंने इंटीग्रेट कर दी है। तो ये जो हमारे पास आर्किटेक्चर बन गया है ट्रेडिशनल नेटवर्क का, वो बिल्कुल जिस तरह हमारे पास मेन फ्रेम फंक्शनैलिटी थी जिसके अंदर सारा का सारा एक कम्प्लेक्स जो आर्किटेक्चर है वो बना दिया गया है, और उसको चेंज करना और उसको मेंटेन करना बहुत बड़ा मसला है। तो अगर आप देख, ये वही पुरानी थोड़ी चीज़ें इसमें रिपीट होंगी। हमने इससे पहले बात हम कर चुके हैं कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उसमें क्लोज इक्विपमेंट है। सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के साथ बंडल्ड होता है। आपने अगर सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको अपग्रेड चाहिए तो आपने हार्डवेयर भी चेंज करनी है साथ में। फिर दूसरा, वेंडर स्पेसिफिक इंटरफेसेस हैं आपके पास, सिस्को के अपने स्पेसिफिक इंटरफेसेस हो सकते हैं। दूसरा हुआवे है, ठीक है, जूनिपर है तो उनके अलग से हो सकते हैं, तो ये भी इश्यूज हैं। और वो एक दूसरे के साथ उनकी कंपेटेबिलिटी इश्यूज भी आएंगे। प्रोटोकॉल अगर कोई आपने प्रोटोकॉल जो है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो भी स्लो है, क्योंकि वो आपका सारा सिस्टम जो है वो वेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस वजह से वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो ये इश्यूज है हमारे पास। अच्छा, दूसरा फिर हमारे पास जो है, ये भी हमने इस पे भी हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि जो ट्रेडिशनल हमारे पास आर्किटेक्चर है उसमें सारी मोनोपोली जो है वो वेंडर्स की है। सिस्को है आपके पास, जूनिपर है, हुआवे है, तो अब वही लोग इनोवेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल्स वो उनकी टीम है जो कि प्रोटोकॉल्स के अंदर रिसर्च कर रही है, जो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं तो उनके प्रोडक्ट्स की हार्डवेयर आर्किटेक्चर या सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर लेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट है या प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो सारा काम जो है वो उनकी अपनी टीम कर रही है। तो वो स्पेसिफिक कुछ लोग होंगे, कुछ 100 या कुछ हज़ार हो सकते हैं, और वो इस वजह से उसके अंदर इनोवेशन भी इतनी नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा नए फीचर्स आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी तरह से जो हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर है, उस किस्म के नेटवर्क को ऑपरेट करना जो है वो भी एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसके अंदर फिर जो उसके जो उनके अंदर आपने अपग्रेड करना है तो उसको लिए चेंजेस आपने लानी है, तो आपने डिवाइसेस चेंज करनी है, तो उसको ऑपरेट करना फिर मुश्किल हो गया, क्योंकि अपग्रेडेशन के लिए फिर उसकी मेंटेनेंस, बार बार उसकी मेंटेनेंस भी आपने करनी है। और जब उसमें आप कुछ टाइम के बाद आपको डिवाइसेस अपडेट करनी है और चेंज करनी है, तो फिर उसको ऑपरेट करना भी मुश्किल है। और दूसरा, जब अपग्रेड करेंगे तो उसमें सर्विस डाउन भी हो जाएगी। फिर इसी तरह से बगी सॉफ्टवेयर, क्योंकि बहुत सारा जो आपके पास कोड है राउटर के अंदर उसके कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और उसके अंदर इसी वजह से फिर कोड ज़्यादा है तो उसी तरह से उसके अंदर बग्स भी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ के हम आइडियली कहते हैं कि जी हमारे पास जो आर्किटेक्चर है ट्रेडिशनल, जो आपका राउटर के अंदर जो लेयर्स हैं उसके अंदर, लेकिन एक्चुअली जो है जो उसकी हालत है वो इस तरह से है कि वो बहुत कम्प्लेक्स हो चुका है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, उसके अंदर एप्लीकेशन और सब कुछ, वो इतना जो है इतना ज़्यादा जो है सिंपल नहीं है। ये हमारे पास जो ट्रेडिशनल राउटर है उसकी एक
जो उसके अंदर मैनेजमेंट प्लेन है, कंट्रोल प्लेन है और डिसीजन प्लेन या डिसीजन प्लेन, डाटा प्लेन हमारे पास है उसके बारे में। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि कंट्रोल प्लेन हमारे पास क्या है और डाटा प्लेन हमारे पास क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये कि एक राउटर के अंदर OSPF प्रोटोकॉल रन हो रहा है, ठीक है, और उसके अंदर वो लिंक स्टेट डेटाबेस को मेंटेन करता है, नेबर टेबल को मेंटेन करता है, फिर उनको यूज करके वो राउटिंग टेबल बनाता है OSPF, ठीक है। तो ये सारा जो काम हो रहा है OSPF का जो मॉड्यूल है सारा ये कंट्रोल प्लेन में आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर राउटिंग टेबल के अपडेट्स, चाहे वो राउटिंग टेबल स्टैटिक भी हो सकते हैं, वो भी उसमें आ जाते हैं, और डायनेमिक राउटिंग टेबल जो वो अपडेट करता है। तो वो सारी जो राउटिंग टेबल्स को जो एल्गोरिथम यूज होते हैं जिसको यूज करके ये राउटिंग टेबल बनाए जाते हैं और उससे रेलेवेंट जितने भी टास्क हैं वो कंट्रोल प्लेन में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो वो राउटिंग टेबल बन जाता है, अपडेट होता रहता है, तो जब डाटा प्लेन फॉरवर्डिंग करेगी तो वो बेसिकली लुकअप होगा, ठीक है, या इसको आईपी राउटिंग टेबल से उसकी कॉपी होगी इसके पास, ठीक है, और वो उस तरह से उसको फॉलो करके आगे फॉरवर्डिंग करेगी डाटा प्लेन। ये हो गया। उसके बाद फिर आपके पास है मैनेजमेंट प्लेन। तो मैनेजमेंट प्लेन जो है उसमें आपके पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है सारी, जो अगर जो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है या और उससे रिलेवेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो आ जाती है उस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है किसी भी लेवल पे, उसके अंदर किसी स्पेसिफिक कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है जो भी, तो उसके लिए दो हो सकते हैं, एक तो उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हो सकता है, दूसरा उसका कमांड लाइन इंटरफेस भी हो सकता है। उससे नॉर्मली कमांड लाइन इंटरफेसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसी तरह तो उसको यूज करके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट प्लेन होगी, जिसके जरिए से आप प्रोडक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं या कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं उस डिवाइस राउटर हो गया, ये हो गया। अब इसमें हमारे पास ये तो हमने बात कर ली मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन ट्रेडिशनल राउटर के अंदर। फिर इसी तरह से आप इसके अंदर एक और जो अहम कॉन्सेप्ट है कि ये जो कंट्रोल प्लेन है ये कम्युनिकेट करती है जो उसके साथ एडजेसेंट राउटर है, उसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन साथ में वो उसको कर रहा है, उसको कम्युनिकेट कर रहा है एडजेसेंट राउटर के साथ। जैसे दूसरे राउटर पे OSPF मॉड्यूल है तो उसको मैसेजेस जा रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से उसके साथ दूसरा एडजेसेंट राउटर है उधर मैसेजेस जा रहे हैं, और इसी तरह से डाटा प्लेन है वो ऑटोमेटिकली वो पैकेट फॉरवर्डिंग है, तो पोर्ट्स वगैरह पे जो पैकेट्स फॉरवर्ड हो रहे हैं वो इस तरह से उससे रिलेवेंट हो गया। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल जो राउटर है उसकी थोड़ा सा एक रिव्यू हो गया कि उसके अंदर कौन सी प्लेन्स हैं और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट राउटर्स जो हैं उनकी प्लेन्स किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। तो ये हमारे पास हो गया, क्योंकि हमारे पास हमने बात की थी कि जो कंट्रोल प्लेन है इसको हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल नेटवर्क, ये हमारे पास डिसीजन मेकर है प्लेन है, और इसको हम अपने जो डिवाइस है उसको ब्रेन भी कह सकते हैं। और जो आपके पास डाटा प्लेन है वो आप उसका काम है पैकेट फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इसको, अब ये हमारे पास मैनेजमेंट 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 प्लान को ओके सर। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमने बात की कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन की, तो कंट्रोल प्लेन हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो राउटर है, ठीक है, उसका ब्रेन है, डिसीजन मेकर है, उसकी बेस के ऊपर डिसीजन होता है कि एक पैकेट कहाँ फॉरवर्ड करना है, उसके लिए राउटिंग टेबल बनाता है वो राउटर, ठीक है, या स्विच है तो वो उसके लिए वो मैक टेबल बनाएगा, ठीक है। दूसरा जो डाटा प्लेन है उसका काम है कि जो हमारे पास कंट्रोल प्लेन ने जो राउटिंग टेबल बनाया हुआ है या स्विच की फॉर्म में जो है मैक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल को देख के वो आगे पैकेट फॉरवर्ड करता है। तो पैकेट फॉरवर्डिंग होती है कंट्रोल प्लेन की, जो एल्गोरिथम है उसमें यूज हो रहे हैं राउटिंग टेबल या मैक टेबल को बनाने के लिए, फिर वो बन जाता है। तो उसके बाद जो डाटा प्लेन है उन टेबल्स को यूज करके, चाहे राउटिंग टेबल है चाहे मैक टेबल है, उसकी बेस पे फिर फॉरवर्डिंग होती है। तो डाटा प्लेन फॉरवर्डिंग करेगा, लेकिन वो ये जो डिसीजन करेगा कि कहाँ फॉरवर्ड करना है वो कंट्रोल प्लेन ने करना है। तो ये हमारे पास हो गया। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास ये हमारे पास कि किस तरह से जो मॉडर्न हमारे पास प्रोग्रामेबल
नेटवर्क है SDN, उसके अंदर किस तरह से क्या उसके अंदर आर्किटेक्चर के अंदर चेंज आया है। तो उसके अंदर बेसिकली हुआ ये है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं उन तमाम डिवाइसेस के जो अंदर जो कंट्रोल प्लेन है उनको सेंट्रलाइज कर दिया गया है। ठीक है, तमाम डिवाइसेस से कंट्रोल प्लेन लेके एक सेंट्रलाइज डिवाइस से में ट्रांसफर कर दिया गया उसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो कंट्रोल प्लेन जो है, जो कि पहले हर डिवाइस में थी और अब हम कह रहे हैं कि जी नए आर्किटेक्चर में वो सेंट्रलाइज डिवाइस में होगी, तो क्या फ़ायदा होगा उससे? हमारे पास फ़ायदा ये होगा कि ये सारी डिवाइसेस एक सेंट्रलाइज लोकेशन से उनको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो इस सेंट्रलाइजेशन से जो है हमारे पास बहुत सारे फ़ायदे हमें मिल रहे हैं। फ़ायदे ये मिल रहे हैं कि हमारे पास हमने जो चेंज करनी है वो हमने इस सेंट्रलाइज डिवाइस के अंदर करनी है। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो इस सेंट्रलाइज डिवाइस में आप करेंगे तो आपका नेटवर्क जितना बड़ा है उसमें वो अपडेट ऑटोमेटिकली हो सकती है। अगर आपने कुछ नई एप्लीकेशन नया प्रोटोकॉल आपने लेके आना है तो वो आप इस सेंट्रलाइज डिवाइस में उस प्रोटोकॉल को आप कॉन्फ़िगर करेंगे, तमाम डिवाइसेस उसको सपोर्ट करेंगी। ठीक है, इसी तरह से टोपोलॉजी जो है वो यहाँ से कंट्रोल होगी, सब कुछ सेंट्रलाइज डिवाइस से होगा। और जो हमारे पास इसमें जो डिवाइसेस रह जाएंगी वो डिवाइसेस हमारे पास डम डिवाइसेस होंगी। हम क्यों इनको डम डिवाइसेस कह रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर अभी हमारे पास कंट्रोल प्लेन नहीं है, सिर्फ इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये डिसीजन जो लेने वाली एंटिटी थी या जो इंटेलिजेंट एंटिटी थी कंट्रोल प्लेन की हम बात कर रहे हैं, वो सेंट्रलाइज डिवाइस में हमने उसको शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये डम डिवाइसेस है, लेकिन इनको जो सेंट्रलाइज डिवाइस के जरिए से कंट्रोल किया जा सकता है और इन डम डिवाइसेस को प्रोग्राम किया जा सकता है। दूसरी इसकी खूबसूरती ये है कि ये जो डिवाइसेस हैं आपके पास स्विचेस रह जाते हैं जिसमें सिर्फ डेटा प्लेन है, ये जो स्विचेस हैं अब ये हमारे पास प्रोग्रामेबल हैं। आपके लिए आपके पास एपीआईज मौजूद हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिनके ज़रिए से आप इन डिवाइसेस को प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जब आप अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम कर सकते हैं तो नई सर्विसेज लेके आना, ये सारी चीज़ें और उसके अंदर इनोवेशन, वो सब चीज़ें जो हैं आसान होगी। तो इसको हम आगे इसके इसी आर्किटेक्चर को हम आगे देखते हैं। तो ये जो हमारे पास आप देख लें सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स, ये जो हमारे पास करंटली स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमारे पास प्रोग्रामेबल नेटवर्क है, जो हमें फैसिलिटी देता है कि हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास अगर उसके आर्किटेक्चर को हम देखें तो उस आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास सबसे जो है ये नीचे जो है ये आपका फॉरवर्डिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ये डाटा प्लेन होगी आपकी, इसमें सारा आर्किटेक्चर आ जाता है। चाहे अगर एक नेटवर्क है, अगर हम एक लैन की बात करते हैं उसके अंदर 10 स्विचेस हैं तो वो ये फॉरवर्डिंग डिवाइसेस वो 10 स्विचेस होंगी। अगर आपके पास पूरा एक वैन है तो उसके अंदर राउटर्स हैं तो ये फॉरवर्डिंग डिवाइसेस वो राउटर्स होंगे। अब हम जब बात करते हैं इस नए आर्किटेक्चर में तो इसमें हमारे पास हम स्विच राउटर की बात नहीं करेंगे, इसके अंदर हमारी बात होगी कि ये हमारे पास फॉरवर्डिंग डिवाइस है। इसको स्विच राउटर नहीं कहेंगे बल्कि ये एक फॉरवर्डिंग डिवाइस है और इस फॉरवर्डिंग डिवाइस को आप अपनी मर्जी से इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और इस फॉरवर्डिंग डिवाइस से आप चाहे स्विच का काम लेना चाहें, चाहे आप राउटर का काम लेना चाहें, चाहे आप फायरवॉल का काम लेना चाहें, जो भी आपने फंक्शनैलिटी लेनी है वो आप इससे ले सकते हैं। ये इस आर्किटेक्चर की खूबसूरती है। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर दूसरा जो है नीचे हमारे पास डाटा प्लेन होगी, ठीक है, इस आर्किटेक्चर में। फिर इसके अंदर एक हमारे पास कंट्रोल प्लेन जो कि एक सेंट्रलाइज सर्वर होगा जिसको नॉर्मली कंट्रोलर कहते हैं। तो उसमें होगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमारे पास हम जब सर्वर की बात करते हैं तो सर्वर एक डिवाइस का नाम नहीं होता, एक हार्डवेयर डिवाइस एक मशीन का, बल्कि उस वो हार्डवेयर डिवाइस भी होती है और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी होता है। जिस तरह अगर आपने सर्वर बनाना है तो आपने अपने नेटवर्क में सर्वर बनाना है तो आपने एक सर्वर के लिए एक हार्डवेयर लेनी है और उसके ऊपर आपने फॉर एग्जांपल रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आपने इंस्टॉल करना है। अगर विंडोज़ प्लेटफॉर्म है तो विंडोज़ एडवांस सर्वर है उसमें, या और उसके वर्जन्स हैं जो आपके पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ये बेसिकली इस ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा क्योंकि हमारे पास इस यहाँ पे एसडीएन के अंदर जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ायदा ये होगा कि इससे आपको ये
फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप इन जो अंडरलाइंग आपका नेटवर्क है उसको आप प्रोग्राम कर सकें। आप देखें इधर तो आपको नज़र आया है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, ये नज़र आ रही है इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है ये बेसिकली एपीआईज हैं। आप एपीआईज के थ्रू इन फॉरवर्डिंग डिवाइसेस को प्रोग्राम कर सकते हैं। और एपीआईज में क्या होते हैं, आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जिनको कॉल करके आप जो है उन डिवाइसेस को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा इसकी लेयर होगी कंट्रोल प्लेन। तो कंट्रोल प्लेन हमारे पास कंट्रोलर हो गया और कंट्रोलर के अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके अंदर जो हमारे पास पॉपुलर जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इनिशियली नॉक्स है, पॉक्स है, आपके पास फ्लड लाइट है, रियू है और ओपन डे लाइट है। तो बहुत सारे अभी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं। उसमें से आप लोगों ने जो हमने देखेंगे इसमें लैब्स में, उसमें पॉक्स को हम यूज़ करेंगे। पॉक्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके कंट्रोलर किस तरह बनाया जा सकता है और उसकी मॉड्यूल को किस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास नेटवर्क कंट्रोल प्लेन होगी। दूसरा फिर आपके पास टॉप पे आ जाता है एप्लीकेशन प्लेन। एप्लीकेशन प्लेन पे आपकी सारी आ जाती हैं जो नेटवर्क एप्लीकेशंस है, जैसे सिक्योरिटी की एप्लीकेशन है, कंट्रोल लिस्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए, राउटिंग एप्लीकेशन है अगर आपने लेयर 3 राउटिंग करवानी है आपने, ठीक है, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग करवानी है, आज कोई भी नेटवर्क एप्लीकेशन इसके अंदर हो सकती है। और अगर आप इसमें देखें जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये ब्लैक सी, ठीक है। और इस ब्लैक लाइन के ऊपर जो है आपके पास फिर ये सिक्योरिटी की एप्लीकेशन है, राउटिंग की है, ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की है और ये और एप्लीकेशंस है। और ये जो आपको लाइन नज़र आई ये बेसिकली एपीआईज हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो ये जो एपीआईज हैं यहाँ पे भी एपीआई की बात लिखी हुई है और अगर यहाँ पे भी मैंने आपको कहा कि ये भी एपीआईज हैं, ठीक है। एक ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो भी डिवाइसेस को एक्सेस कर रहा है और थ्रू इंस्ट्रक्शंस ये भी कुछ फंक्शंस होंगे। और ये जो एप्लीकेशंस हैं ये भी जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है लेकिन इनके दरमियान ये एक लाइन नजर आ रही है डॉटेड, तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है वेल डिफाइंड एपीआई। ये भी एपीआई है और नीचे भी एपीआई है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि आप कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जब प्रोग्राम आप करते हैं तो आप प्रोग्राम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम बनाया है जावा में, ठीक है, आपने जावा में प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। जावा जब रन होता है तो जावा बेसिकली डायरेक्ट रन होता है, उसके नीचे आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप जावा में प्रोग्राम करते हैं, जावा रन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो ओएस होता है। फिर उस ओएस के नीचे जो है तीसरी लेयर जो होती है वो होती है हार्डवेयर की, ठीक है। नॉर्मल जो हमारा आर्किटेक्चर है प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो हार्डवेयर, तो ये हार्डवेयर होती है। तो अगर आप देखें नॉर्मली हम जब सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें जावा में आपने कोड लिखा, जावा में आपके जो सिस्टम कॉल्स होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करती हैं, ठीक है, डायरेक्टली हार्डवेयर को आपकी जावा नहीं एक्सेस करती। फिर वो रिक्वेस्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली नीचे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जावा में आपने कोई फाइल रीड करनी है तो आपने जो रीड की आपका फंक्शन होगा या सिस्टम कॉल होगी वो रिक्वेस्ट जाएगी ओएस के पास। आपका विंडोज एक्सपी है तो विंडोज 7 है या 8 है या 10 है तो विंडोज 8 के पास। फिर विंडोज 8 जो है आपकी फाइल रीड करेगा, ठीक है, हार्ड डिस्क से या जो भी डिवाइस है, और फिर वो रीड करके और वो जावा जो प्रोग्राम है उसको वो फॉरवर्ड कर देगा, वो डाटा रीड करके। जावा डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं करेगा। इसका फायदा ये है कि आप जावा प्रोग्रामिंग आसानी से कर लेते हैं। नीचे जो हार्डवेयर डिवाइसेस है उनको आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, चाहे विंडो 8 है विंडो 10 है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हुआ है कि आपने जब नेटवर्क एप्लीकेशन लिखनी है तो आप इसमें जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो प्रोवाइड करेगा एपीआईज आप उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जो पॉक्स है, पॉक्स कंट्रोलर, वो आपको एपीआई प्रोवाइड करेगा। तो आपने जो एप्लीकेशन लिखनी है आप उस पॉक्स कंट्रोलर की जो एपीआईज हैं उसको यूज करके प्रोग्रामिंग करेंगे। नीचे पॉक्स कंट्रोलर किस तरह से स्विचेस को के साथ कॉन्फ़िगर उसको करता है, उसको उसके अंदर अपडेट करता है, स्टेटस को मॉडिफाई करता है उनके स्टेट को, ये पॉक्स कंट्रोलर का काम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसका ऑब्जेक्टिव वही है जो वहां पे है कि आपके लिए जो आप जो प्रोग्राम्स राइट करेंगे एसडीएन के अंदर, जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो
आपने आपके लिए जो यूज़र लेवल पे जो आपने प्रोग्रामिंग करनी है, जो कोड होगा वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। लेकिन जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन राउटर स्विचेस के साथ कम्युनिकेशन करेगा, वो कुछ और प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन वो आपका काम नहीं है। इसी तरह से ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये इसके कुछ मॉड्यूल्स होंगे, जैसे ये टोपोलॉजी को खुद अपडेट करेगा, आपका काम नहीं है, ठीक है? इसी तरह से होस्ट को लोकेट करना है या राउटिंग का कुछ फंक्शंस हैं, वो इसके अंदर बिल्ट इन होंगे। जैसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, उसके साथ आपका काम नहीं है कि रैम किस तरह से मैनेज हो रही है। इसी तरह से उसके अंदर प्रोसेस मैनेज का अपना मॉड्यूल है, उसका वो आपका काम नहीं है। तो इसी तरह से ये जो राउटिंग आप जब नेटवर्क एप्लीकेशन बनाएंगे, तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको देगा, जिसके अंदर जो बेसिक नीचे जो अंडरलाइंग नेटवर्क है, उसको उसकी जो बेसिक जो मेंटेनेंस है, जैसे टोपोलॉजी को मेंटेन करना है, जो बेसिक मॉड्यूल्स हैं, राउटिंग का बेसिक मॉड्यूल है, लेयर 2 राउटिंग है, लेयर 3 राउटिंग है, जैसे स्विचिंग हो गई, ठीक है? तो ये खुद ही ये मेंटेन करेगा। अच्छा, अभी